everyone, welcome back to Brainypedia Skills. I am Neha, your polity teacher. I really hope कि आप सभी ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर चीज़ें कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में हम चीज़ें समझेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगी। द ECI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair elections in India। अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेन काम जो है, मेन जो फंक्शन है वो है इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। फ्री और फेयर इलेक्शंस मतलब कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सभी सिटीजन्स के लिए एकदम फ्री होने वाला है, मुफ्त होने वाला है। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए, वोटिंग करने के लिए हमारे यहाँ पे सिटीजन्स को किसी तरीके का चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस होगा, जो वोटिंग होगी, ये पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है ये फेयर रहने वाला है, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का गलत काम, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पार्शियलिटी जैसे कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे देश में जो भी इलेक्शंस होंगे, पहली बात तो सभी सिटीजन्स के लिए फ्री होंगे यानी कि मुफ्त होंगे। दूसरी बात कही गई कि फेयर होंगे यानी कि एकदम साफ काम होने वाला है, यहाँ पे एकदम सही काम होने वाला है। किसी भी तरीके का मिसलीडिंग काम आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंडर में देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं बात करूँ कि इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सो इट established on 25th January 1950। 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 है ये हमें बताता है कि हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहने वाली है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन का क्या काम होगा कि इंडिया में सही तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो सही तरीके से पेश करें हमारी देश की जनता के सामने। इसके बाद मैं की फंक्शंस की बात करना चाहूँगी कि भाई हमने इलेक्शंस का तो देख लिया कि ये इलेक्शन को कंडक्ट कराने वाले, लेकिन किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे ये। दे कंडक्ट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट के कंडक्ट होंगे यहाँ इलेक्शन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो होंगे वो भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी जो चुनाव होंगे वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। दे इंश्योर फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। यहाँ पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है ना वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं वो फ्री हों, फेयर हो और इम्पार्शियल हो, मतलब किसी भी तरीके की पार्शियलिटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। जो रिज़ल्ट होता है बिल्कुल सच सच देश की जनता के सामने पेश किया जाता है और देश की जनता जिसे चुनती है, जिसे वोट देती है, जिसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, हमारा इलेक्शन कमीशन भी सभी के सामने उन्हें ही रिप्रेजेंट करता है। देन इट ओवरसीज द प्रिपरेशन ऑफ अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब यहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, कहाँ पे वोटिंग होने वाली है, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे वोटिंग बूथ बनाए जाते हैं। इन सारी प्रोसेस के ऊपर जो ओवरसीज करा जाता है, जो एक तरीके से ध्यान रखा जाता है कि हाँ सभी काम जो हो रहे हैं वो सही तरीके से चलते रहें, स्मूथली वर्क करें, किसी तरीके का कोई गलत काम, कोई गलत फंक्शन इस प्रोसेस में देखने को ना मिले, इस बात को भी इंश्योर करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन की बात करेंगे, भाई कितने मेंबर्स होते हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, चलिए देखते हैं। इट कंप्राइजेज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। जो यहाँ पे हेड होंगे वो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके अलावा बाकी मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से मेरे दिल में एक सवाल उठ के आता है, तो क्यों ना आपसे उस सवाल का जवाब मांगा जाए। तो सवाल कुछ यूँ है कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि हमारे यहाँ के एट प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा मुझे। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्ट
कमिश्नर्स। अब ये जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और बाकी के जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इनका अपॉइंटमेंट करने वाले हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो कमिश्नर्स रहने वाले हैं इलेक्शन कमीशन में, उन सभी का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे इनके लिए टर्म और टेन्योर दिया गया है कि भाई कितने सालों तक ये काम करने वाले हैं, कितने सालों तक अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे। तो मेरा जवाब होगा कि या तो इनका टेन्योर 6 साल का होगा या तो फिर 65 ईयर्स तक की एज इनकी हो जाती है, तो उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। अब दोनों में से जो चीज़ें पहले हो जाएं। अगर मान लीजिए कि मैं एक इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट की जा रही हूँ और मेरा जो टर्म है वो सिर्फ अभी 2 साल ही हुए हैं मुझे अपॉइंट हुए, लेकिन मेरी जो उम्र है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, वो हो गई है 65 ईयर्स। तो अब मेरी उम्र जैसे ही 65 ईयर्स होगी मैं ऑटोमेटिकली इस पोस्ट से बाहर हो जाऊंगी, क्योंकि संविधान में ये बात साफ कही गई है कि यदि मेरी उम्र 65 ईयर्स हो जाती है तो मुझे अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरीके के टर्म बताए गए हैं बेसिकली, या तो मैं 6 साल का टेन्योर कंप्लीट करने वाली हूँ, उसके बाद पोस्ट को रिज़ाइन करूँगी, या तो फिर इस 6 सालों के बीच में यदि मेरी उम्र 65 ईयर्स हो जाती है तब मैं ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट से बाहर हो जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो उम्र वाला क्राइटेरिया है ये आपको समझ में आया होगा। पावर्स एंड इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 324 यहाँ पे बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसे हम पूरा कंट्रोल दे रहे हैं इंडिया के इलेक्शंस के लिए। इंडिया में जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा, छोटे से लेके बड़े प्रोसेस तक, एक छोटे से काम से लेके सारे कामों तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। They has the authority to implement the model code of conduct। यहाँ पे ना एक अथॉरिटी दी जा रही है यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इनके पास ये अथॉरिटी है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शंस आने वाले हैं, जब इलेक्शंस हेल्ड होने वाले हैं हमारे देश में, उस कंडीशन में हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके के कार्य करने हैं, किस तरीके के कार्य नहीं करने। आप सभी ने देखा होगा जब इलेक्शन का जो टाइम होता है, वोटिंग का जो टाइम होता है, वो नज़दीक आता है, तब हमारे देश में या किसी भी जिस भी सिटी में इलेक्शन होने वाले होते हैं, वोटिंग होने वाली होती है, उस जगह पे उस पर्टिकुलर टेरिटरी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि भाई बहुत सारे लोग एक जगह पे खड़े नहीं होंगे, या फिर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपना प्रचार प्रसार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बंद कर देंगे कि इतने समय तक ही आप प्रचार कर सकते हैं, अब आप आगे इस समय के बाद प्रचार नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हमारी उस पर्टिकुलर जगह पे लगा दी जाती हैं, ताकि उससे कोई भी डिस्प्यूट उभर के ना आए, किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें अपने इलेक्शन में, अपने यहाँ पे बोलना चाहिए वोटिंग में देखने को ना मिले। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो यदि चाहें तो कोड ऑफ कंडक्ट को लगा सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर जगह पे सिटीजन्स को किस तरीके से बिहेव करना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कामों को अवॉइड करना है, इन सारी ही बातों को ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। Then they can postpone or cancel election in case of malpractices or emergency। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चला कि किसी जगह पे, किसी शहर में या किसी गांव में जो वोटिंग थी ना वो गलत तरीके से कराई गई, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे कुछ मिसयूज़ किया या फिर लोगों को लालच दिया वोटिंग देने के लिए, किसी भी तरीके से कोई गलत काम जो है इलेक्शन प्रैक्टिस के द्वारा परफॉर्म किया गया, देन उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है, ये अथॉरिटी है कि वो उस इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, खारिज डिक्लेयर कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद दोबारा से भविष्य में फिर से री इलेक्शन करवा सकते हैं। या तो फिर किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई है, हमारे देश की किसी के साथ वॉर हो गई है, कोई इंटरनल डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो गया है जिसके कारण उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो शांति है जो भंग हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकती हैं या तो फिर उसे कैंसिल कर सकती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल। अब यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भाई, उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब आपने अपॉइंट तो कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक की एज के लिए उन्हें अपॉइंट कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब अगर ये इंसान, ये जो पर्सनालिटी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, भाई मुझे नहीं पता अभी इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आप मुझे ये बात बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं सच में जानना चाहती हूँ आपसे कि हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो दे कैन ओनली बी रिमूव्ड इन अ मैनर सिमिलर टू रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय इम्पीचमेंट।
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है कि भाई पार्लियामेंट में उस चीज़ का प्रस्ताव रखा जाता है, देन उन्हें नोटिस पीरियड दिया जाता है, ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस होता है। इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगी कि हम अलग से एक क्लास रखें, अलग से एक क्लास में रिकॉर्ड करूँ जहाँ पे मैं ये जो रिमूवल होते हैं ना हर पोस्ट के, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, इलेक्शन कमिश्नर हुए, फाइनेंस कमीशन हुए, इन सभी के जो हेड होते हैं उनका रिमूवल किस तरीके से होता है वही चीज़ मैं आपको उस पर्टिकुलर क्लास में समझाऊँ ताकि आपको ये सारी ही बातें समझ में आ सके बेहतर तरीके से। देन इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस एंड नॉन पार्टीसनशिप। देखिए बेसिकली यहाँ पे इंश्योर किया जाता है इस बात को कि यहाँ पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके पास सारी इंडिपेंडेंस होती है अपने फंक्शंस, अपने पावर को परफॉर्म करने की, लेकिन इसके बाद भी यदि वो अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में उनका रिमूवल हो सकता है ठीक उसी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। चलिए अब जी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 हमें बताता है कि किस तरीके की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपने देश के प्रति। भाई बेसिकली इनकी जो मेन पावर होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है कि इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो एकदम सभी के लिए फ्री रहे और इलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे निपट जाए, किसी भी तरीके की गलत कार्य, गलत फंक्शंस हमें इलेक्शन कमीशन में देखने को ना मिले। देन आर्टिकल 325 हमसे बोलता है दैट नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। हम यहाँ पे किसी भी इंडियन सिटीज़न को वोटिंग राइट से बाहर नहीं रखने वाले, किसी भी सिटीज़न का वोटिंग राइट नहीं छीन सकते उसके धर्म के बेसिस पर, उसकी रेस के बेसिस पर, उसकी कास्ट या फिर उसके सेक्स के बेसिस पर। मान लीजिए कि आप एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं और हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई जो लड़कियां हैं उन्हें हम वोटिंग राइट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हम जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, हम सिर्फ उन्हें वोटिंग का राइट देना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आप इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न इंक्लूड नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यदि ऐसा कहीं पूरी इंडियन टेरिटरी में हो रहा है तो आप उस चीज़ को स्ट्रिक्टली कंडेम करेंगे, उस चीज़ का स्ट्रिक्टली अपोज करेंगे एंड उस चीज़ को बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ऐसा कोई कंसेप्ट आप इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि पूरे देश में, पूरे इंडियन टेरिटरी में किसी भी इंडियन सिटीज़न का वोटिंग राइट उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेके, उसके लिंग यानी कि उसके सेक्स को लेके उससे ना छीना जाए, उसे वोटिंग राइट जो है बराबर मिले। बेसिकली हर इंडियन सिटीज़न को जो वोटिंग का राइट है वो इक्वली मिले। 18 के अबव जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सभी के पास वोट करने का जो अधिकार है वो होना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो प्रोविज़न था ये हमें आर्टिकल 325 में देखने को मिला। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 बोलता है कि इलेक्शन जो है अडल्ट सफरेज पे बेस्ड होंगे। अडल्ट सफरेज पे बेस्ड होंगे मतलब जितने भी सिटीजन्स 18 ईयर्स या फिर उससे अबव होने वाले हैं इंडिया में, उन सभी के पास ये अधिकार होगा कि वो वोटिंग करके, वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को चुन सकें। यानी कि जितने भी यहाँ पे लड़के लड़कियाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे या फिर जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो 18 या फिर 18 से बड़े हैं, 19, 20 से लेके डेथ तक की जितनी भी एजेस होती हैं, उन सभी के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को वोट करके खुद चुन सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोला जाता है इसे, जो कि आर्टिकल 326 में मेंशन है। आर्टिकल 327 क्या बोलता है? द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस। अब यहाँ पे आर्टिकल 327 बोलता है कि भाई पार्लियामेंट को भी हम कुछ पावर देने वाले हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाले हैं ताकि वो इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहिए, लॉज बना सके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इंट्रोडक्शन कर सके। ये कुछ अथॉरिटी हम पार्लियामेंट को भी देंगे। वैसे तो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, लेकिन उसके बावजूद हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ पावर्स देते हैं यहाँ पे, ताकि वो इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस अगर वो चाहें कि करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कुछ जो रूल्स हैं वो बना सकते हैं। देन आर्टिकल 328 हमसे बोलता है दैट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन।
आर्टिकल 327 किसे पावर दे रहा है? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 328 पावर दे रहा है स्टेट लेजिस्लेचर को कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो भी इलेक्शन के कंटेस्ट में कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकता है, कुछ लॉज जो है वो बना सकता है। बेसिकली 327 और 8 आप आसानी से याद रख सकते हैं। 27 जो है पार्लियामेंट की बात कर रहा है, 28 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। सो यही सारी बातें हमें आज के वीडियो में डिस्कस करनी थी एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन, बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही सारी बातें डिस्कस करना ज़रूरी था। हमने इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस करी। इलेक्शन कमीशन क्या होता है वो समझा, उसके बाद कुछ की फंक्शंस देखे कि भाई इलेक्शन कमीशन का जो मेन कार्य था, जो मेन फंक्शन था वो तो इलेक्शन कंडक्ट कराना था, राइट। लेकिन किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे यहाँ पे? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। ये बातें हमने आज देखी। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर कंपोजिशन की भाई किस तरीके का कंपोजिशन होगा और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होंगे उनके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा कराया जाएगा? तो आंसर है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का होगा? देन इसके बाद हमने आर्टिकल 324 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था यहाँ पे। देन हमने रिमूवल की बात करी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका रिमूवल कैसे रहने वाला है। देन हमने आर्टिकल्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स को, फंक्शंस को समझाते हैं हमें बेहतर तरीके से, उन आर्टिकल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। एंड देन हमने लास्ट में सिग्निफिकेंस जो है अभी नहीं देखें, लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जो है, इट इंश्योर्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस फंक्शन स्मूथली इन इंडिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है कि भाई हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे। यहाँ पे डेमोक्रेसी का किसी भी तरीके से हनन हमें देखने को ना मिले। इट स्ट्रेंथन्स पीपल फेथ इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जो है ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है इलेक्शन के कंसेप्ट में। क्योंकि यदि आपको और मुझे ये विश्वास नहीं होगा कि भाई ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है ये सही आता है, ये बिल्कुल सच आता है, हम जिसे सच में चुनना चाहते हैं, जिसे सच में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहती है, वही इंसान जो है इलेक्ट हो रहा है, तभी तो हम वोट करने जाएंगे ना। यदि आपको और मुझे इलेक्शन प्रोसेस पे विश्वास नहीं होगा कि अरे ये लोग तो कुछ भी करते हैं, हम किसी भी वोट देते ये तो जिताते उसे ही है जिसे इन्हें जिताना होता है, इस तरीके का माइंडसेट यदि आपके और मेरे दिमाग में आ जाएगा तो हम वोट देने तो कभी जाएंगे ही नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके काम काफ़ी फेयर होते हैं, काफ़ी एकदम स्मूथ होते हैं, सही तरीके से ये लोग अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि देशवासियों के मन में इलेक्शन को लेके विश्वास बना रहे। इट सेफगार्ड्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इंडिया में 18 या फिर 18 से जितने भी अबव लोग रहने वाले हैं, सिटीजन्स रहने वाले हैं, उन सभी के पास राइट टू वोट रहने वाला है। यहाँ पे उनके जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, रेस को लेके, रिलीजन को लेके किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। जितने भी लोग 18 या फिर अबव 18 हैं उन सभी को हम वोटिंग का अधिकार, राइट टू वोट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी ही बातों को इंश्योर करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जितनी भी बातें थी आपको समझ में आई हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारे इलेक्शन कमीशन को लेके आपको वो भी समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज आर enjoying watching the Indian polity sessions by me because I love teaching Indian polity and I really hope that you guys are also enjoying it. So if you guys are completely watching the videos तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि एट प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। आपका एक एक कमेंट मैटर करता है। इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल. I really hope that you guys enjoyed watching it, and if you like the video, please like the video. Don't forget to comment your answer and of course subscribe to our channel if you really want to keep watching the videos without missing any important topic regarding Indian polity. Till then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.